प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना संकट से निपटने में अपनी सरकार के कदमों की तारीफ की और ये भरोसा दिलाया कि देश इस संकट से पूरी तरह उबर सकता है, जिसके लिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। देश के लोगों से अपील की कि संकट के इस वक्त को मौके की तरह देखा जाए। उन्होंने करीब 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। ये रकम देश की जीडीपी का करीब 10% है। उन्होंने मजदूरों और रोज कमाने वाले लोगों को इस दौरान हुई मुसीबत का भी जिक्र किया और यह कहा कि ऐसे लोगों को मजबूत करना अब देश की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि इस संकट से उबरने के लिए देश में बनी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए उन्होंने लोकल पर वोकल का नारा दिया। ये चाइना से बनी हुई चीजें आ रही थी, अब हमें अपनी देश की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करनी है। वहीं लॉकडाउन को 17 मई के बाद भी बढ़ाया जाएगा, यह भी प्रधानमंत्री के संबोधन से साफ हो गया। हालांकि अब की बार लॉकडाउन पहले से अलग हो सकता है, नए नियमों वाला होगा लॉकडाउन 4, ये प्रधानमंत्री ने कहा। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। कोरोना संकट पर देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इस 20 लाख करोड़ में वो पैकेज भी शामिल है जिनकी घोषणा लॉकडाउन के ऐलान के बाद आरबीआई ने की थी। कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। आर्थिक पैकेज के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री ने देश में बनी चीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया और लोगों से अपील की कि वो लोकल चीजों का इस्तेमाल करने के साथ साथ उनका प्रचार भी करें, वोकल भी हों। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। पीएम ने कहा कि इस संकट से उबरने के लिए देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने देश की 5 खूबियां बताई, जिनकी भूमिका देश को आत्मनिर्भर बनाने में बेहद अहम होगी। इनमें सबसे पहली देश की अर्थव्यवस्था होगी, जो खराब दौर में भी देश को पटरी पर लौटने का आधार बन सकती है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी देश में सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, अस्पताल, जो देश को फिर से खड़ा करने में अहम साबित होंगे। तीसरे नंबर पर उन्होंने तकनीक पर आधारित सिस्टम की बात की, जिससे देश में काम बिना रुकावट के किए जा सकते हैं। चौथे नंबर पर उन्होंने डेमोग्राफी का नाम लिया और कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में डेमोग्राफी लोगों को ताकत देने वाली है। डेमोग्राफी मतलब यानी किस उम्र के कितने लोग हैं। हमारे यहाँ जो जनसंख्या है उसमें नौजवान ज्यादा हैं और जो बुजुर्ग हैं वो दूसरे देशों की तुलना में कम है। ये डेमोग्राफी है और ये हमको फायदा दे सकती है इस दौर में। और सबसे अहम उन्होंने डिमांड को कहा, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के ऐलान का स्वागत करते हुए भारत के लोगों से लोकल सामान ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज आह्वान उन्होंने किया कि 21वीं सदी भारत की सदी हो। इस वाक्य को अब सत्यता में बदलने का समय आ गया है और ये सिर्फ 130 करोड़ भारतीयों के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से ही संभव है। हमें संकल्प लेना होगा कि अब आत्मनिर्भर भारत ही विश्व का नेतृत्व करेगा।
130 करोड़ लोगों की शक्ति वाला भारत अगर ठान ले तो हर संकल्प संभव है। मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अब हर भारतवासी को यह संकल्प लेना होगा कि वो बिना रुके, बिना थके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। भारत की आत्मनिर्भरता पे पूरे विश्व का कल्याण निहित है। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के ऐलान का स्वागत किया और ट्वीट किया कि आर्थिक पैकेज पर पीएम मोदी की घोषणा का बहुत समय से इंतजार था। देर आए दुरुस्त आए, हम इसका स्वागत करते हैं। अब जब और ज्यादा जानकारी सामने आएगी तो पता चलेगा कि किस क्षेत्र में किसको कितना फायदा होगा। तो ये अशोक गहलोत का ये ट्वीट, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये बात कही कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन किसको क्या मिलेगा ये भी अब कुछ दिन बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी के ऐलान के बाद उन पर निशाना साधा और ट्वीट कर लिखा कि माननीय मोदी जी, आपने संबोधन से मीडिया को खबर बनाने को हेडलाइन तो दे दी, पर देश को मदद की हेल्पलाइन का इंतजार है। वादे से हकीकत तक का पूरा सफर होने का इंतजार रहेगा। घर वापसी करते लाखों प्रवासी मजदूरों भाइयों को राहत, घाव पर मरहम, आर्थिक सहायता और सुरक्षित घर लौटने की मदद पहली जरूरत है। उम्मीद थी आप इसकी घोषणा करेंगे। देश राष्ट्र निर्माता मजदूरों और श्रमिकों के प्रति आपकी निष्ठुरता और असंवेदनशीलता से निराश है। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लोगों को राहत देते हुए ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। स्टेशनों पर भीड़ को काबू करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन किया गया, जिसके लिए रेलवे पुलिस के साथ मिलकर राज्यों की पुलिस ने पहले से तैयारी की थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रेन के रवाना होने से कई घंटे पहले ही लोग जुटने शुरू हो गए। 2 गज की दूरी बनाते हुए लोग एक दूसरे के पीछे खड़े होते रहे और लोगों की लाइनें लंबी होती चली गईं। तस्वीर आपके सामने है जहां पर तमाम लोग जो हैं वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचे हैं और अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि सभी की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद ही सबको उनकी सीट पर बैठने दिया जाएगा। हैरानी की बात यह रही कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए कई लोगों को घंटों तक पैदल चलना पड़ा। कुछ लोग सुबह 6 बजे घर से पैदल निकले और कुछ लोगों ने बीती रात से ही चलना शुरू कर दिया। मानेसर से आए। मानेसर से यहाँ तक कैसे पहुँचे? पैदल आए हैं। क्यों, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिली? गाड़ी तो नहीं मिली। कपासड़ा यहाँ तक कैसे पहुँचे? पैदल। गाड़ी नहीं मिली? नहीं, गाड़ी नहीं मिली। इंटरनेट से टिकट बुक कराने वालों को ही स्टेशन में दाखिल होने की इजाजत दी गई, लेकिन सुबह के वक्त पुलिस के लिए बिना टिकट आने वालों को हटाना भी चुनौती बन गया। पुलिस के बड़े अधिकारी बार बार लोगों से अपील करते रहे कि टिकट न होने पर स्टेशन की तरफ न आए। जिसके पास टिकट नहीं है वो यहाँ कृपया करके पहाड़गंज साइड पे ना आए। जो श्रमिक ट्रेन का इंतजाम है वो ऑलरेडी लोगों को मालूम है। लेकिन तैयारी केवल दिल्ली में नहीं बल्कि देश के उन सभी शहरों में हुई जहां स्पेशल ट्रेनें पहुंचने वाली हैं। लॉकडाउन के कारण पिछले 2 महीने से बड़ी संख्या में लोग अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे, इसलिए स्पेशल ट्रेनों की टिकट कुछ ही घंटों में बुक हो गई। मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के लिए ट्रेन शाम के वक्त चलनी थी, लेकिन सुबह से ही लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया। स्टेशन के बेस किचन में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाने का इंतजाम किया गया। ये जो पूरा परिसर है बेस किचन का मुंबई सेंट्रल में, यहाँ पर यात्रियों को रुकाया गया है, क्योंकि धीरे धीरे यात्री यहाँ पहुंचेंगे। ट्रेन को छूटने में भी टाइम करीब 5:30 बजे का वक्त है। स्टेशन पर साफ सफाई का काम एक दिन पहले ही शुरू हो गया था। ट्रेन के पहुंचने से कुछ घंटे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ और निशान बनाए गए। साफ सफाई का काम फिर से किया गया। हालांकि इन ट्रेनों में खाने पीने की सुविधा नहीं है, लेकिन यात्रियों के लिए पीने के पानी की बोतलों का इंतजाम जरूर किया गया। मुंबई सेंट्रल से जो ट्रेन आज दिल्ली के लिए छूटेगी उसके लिए ये देखिए सारा सामान जो यात्रियों को दिया जाएगा ट्रेन में यात्रा के दौरान, पानी वगैरह की बोतल्स, तमाम जो चीजें हैं ये अब धीरे धीरे स्टेशन की तरफ लेके जाई जा रही हैं। हालांकि मुंबई में ज्यादातर लोगों को स्टेशन तक पहुंचने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यात्रियों के लिए टैक्सी चलाने की इजाजत दे दी गई। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर तो एक महिला पीपीई किट पहनकर पहुंच गई, जिसे उसने खास तौर पर सफर करने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था। महिला ने अपने आप को ही नहीं बचाया बल्कि अपने बैग को भी पूरी तरह ढक लिया। महिला ने बताया कि दिल्ली में उसके भाई का निधन कुछ दिन पहले हुआ था और वो भाई के अंतिम संस्कार में लॉकडाउन के कारण नहीं पहुंच पाई थी। सुरक्षा बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरी अपनी सुरक्षा जो है वो तो ठीक है, इसके अलावा मैं कैरियर बनना नहीं चाहती हूँ,
किसी के लिए भी, अपने देशवासियों के लिए, जनता के लिए, किसी के लिए भी मैं कैरियर नहीं बनना चाहती हूँ। जो भी लोग स्टेशन पर पहुंचे उनके चेहरे पर घर जाने की खुशी साफ दिखी। घर जाने को मिल रहा है तो राहत की सांस तो ले ही रहे हैं। फाइनली घर लौट रहे, अपने बच्चों में जाएंगे, उधर चाहिए 10 महीने तक रहे, बच्चों में तो रहेंगे, सुकून से रहेंगे। मुंबई ही नहीं, अहमदाबाद में भी ट्रेन के पहुंचने से पहले साफ सफाई का काम तेज हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली। ऐसी ही तैयारी कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर भी दिखी। ट्रेन के हर डिब्बे पर केमिकल का छिड़काव किया गया। स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी लाइन जुट गई। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया और मेडिकल स्क्रीनिंग से पहले सबके हाथ सैनिटाइजर से साफ करवाए गए। हालांकि रेलवे ने साफ किया कि वो यात्रियों के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रेन चलाने का ही इंतजाम करेगी, यानी स्टेशन से घरों तक पहुंचने का इंतजाम राज्य सरकारों को ही करना होगा। ये इसलिए अहम है क्योंकि कई यात्रियों के घर उस स्टेशन से कई किलोमीटर दूर हैं जहां तक ट्रेन चलाई गई। इन ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं होगा, जैसे पहले राजधानी जैसी ट्रेनों में होता था। लेकिन ट्रेनों में पीने के पानी की बोतल के अलावा पैक किया हुआ सूखा खाना यानी चिप्स और बिस्किट जैसा सामान लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। एक अहम बात रेलवे ने यह भी कही है कि ट्रेन में सफर करने वाले हर शख्स के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात का दावा किया कि भारत में अब रोजाना 1 लाख मरीजों की कोरोना जांच कराई जा रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की, जिसमें उन्होंने देश भर में रोजाना कोरोना के 1 लाख टेस्ट किए जाने का दावा किया। हालांकि ICMR के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में रोजाना 1 लाख से कम टेस्ट किए जा रहे हैं। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश भर में 484 लैब में कोरोना की जांच की जा रही है, जिनमें 347 सरकारी और 137 निजी लैब हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत में डबलिंग रेट में सुधार होने की बात कही। भारत में अभी डबलिंग रेट 12.2 है, जबकि पिछले 14 दिनों से डबलिंग रेट 10.9 था। डबलिंग रेट का मतलब ये कि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कितने दिनों में दोगुनी हो रही है। यही नहीं, बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात का भी दावा किया कि भारत में कोरोना से मरने वालों की जो दर है वो 3.2% है, जो दुनिया में कोरोना से मरने वालों की औसत दर के मुकाबले आधे से भी कम है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने रिकवरी रेट हर दिन बेहतर होने का भी दावा किया और इस वक्त भारत में रिकवरी रेट करीब 32% है। मतलब ये है कि कोरोना के हर 100 मरीज में 32 मरीज ठीक हो रहे हैं। गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो गुजरात में कोरोना के 362 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक दिन में वहां कोरोना की वजह से 24 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से सबसे खराब हालत अहमदाबाद की है। सिर्फ अहमदाबाद में ही कोरोना के एक दिन में 267 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद वहां मरीजों की कुल संख्या 6353 हो गई है। वहीं अहमदाबाद में कोरोना की वजह से 24 घंटों में 21 लोगों की मौत होने के बाद वहां अब तक कुल 421 लोगों की जान गई है। लेबनान में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहां कोरोना वायरस के खतरे के बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारी राजधानी बेरूत की सड़कों पर उतर आए और वहां के वित्त मंत्रालय को घेरने की कोशिश की, लेकिन तभी उनकी वहां तैनात पुलिस वालों से जोरदार झड़प हो गई। पुलिस वालों ने अंदर घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कई बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थीं, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के तेवर देख वहां भगदड़ मच गई। हालांकि सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और उन्होंने दोबारा प्रदर्शन शुरू कर दिया। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग मंत्री से मिलने की जिद पर अड़ गए। लेबनान में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान लोग पिछले काफी वक्त से सिस्टम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान को गरीबों, मजदूरों के लिए मददगार बताया। कोरोना संकट से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
हृदय से अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान का स्वागत किया, लेकिन साथ ही सवाल भी उठाया कि किसानों के लिए अलग से किसी पैकेज की घोषणा नहीं की गई। पहले भी जब कभी इस तरह का पैकेज का घोषणा हुआ है तो वो केवल कागजों पर ही रह गया है, उसको लीपापोती करके किसी तरह से जोड़ तोड़ करके प्रधानमंत्री जी का हर पैकेज हुआ है। ये भी उसी तरह का पैकेज नहीं साबित हो, फ्रूटफुल पैकेज हो जिससे सही मायने में उद्योग जगत के लोगों को, मजदूर वर्ग के लोगों को, किसान को, नौजवान को, सबको अगर फ़ायदा पहुंचता हो तब इस पे कोई काम बने। जेडीयू ने पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान का स्वागत किया। साथ ही जेडीयू ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज का घोषणा की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। अब समय आया है जब इंडियन इकोनॉमी को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है, जो स्वदेशी पर आधारित होगी और आत्मनिर्भरता के केंद्र बिंदु का आधारित होगी। टीएमसी ने पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसे कितने पैसे दिए गए इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। He said 20 lakh crores, 10% of GDP, but little asterisks there saying some conditions apply because we saw no details. Is it really that much? Because when they announced the relief package, when you looked closely, you saw the relief package was actually much less than what was actually stated. How is all this going to be paid for? You know, it's a little like an HR manager who offers you get something in hand, but your cost to company is 10 times more than what you actually get in hand. उधर योग गुरु रामदेव ने घरेलू चीजों की ज्यादा खरीदारी के पीएम मोदी के सुझाव का स्वागत किया और कहा कि ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेगा। मोदी जी का आज एक बहुत बड़े संकल्प की सौगात देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, लोकल से ग्लोबल होने के लिए मिलकर के एक संकल्प लें। हम स्वदेशी बनाएंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, इस पर गौरव अनुभव करेंगे, इसका प्रचार करेंगे और सब मिल करके स्वदेशी से एक स्वावलंबी राष्ट्र बनाने के लिए हम पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करेंगे। मुंबई में कोरोना की वजह से एक और पुलिस वाले की मौत हो गई। मुंबई के शिवड़ी थाने में तैनात एएसआई मुरलीधर वाघमारे की मौत कोरोना की बीमारी से हुई। मुंबई में अब तक कुल 5 पुलिसकर्मियों की मौत कोरोना से हो चुकी है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में इस बीमारी की चपेट में आकर कुल 8 पुलिस वाले जान गंवा चुके हैं। मुंबई में कोरोना के मरीजों के मिलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 426 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद वहां मरीजों की संख्या बढ़कर 14,781 हो गई है। मुंबई में एक ही दिन में कोरोना की वजह से 28 लोगों की मौत हुई। अब तक वहां कुल 556 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो एक दिन में महाराष्ट्र में 1026 मरीज मिलने के बाद वहां कुल संख्या बढ़कर 24,427 हो गई है। दूसरे राज्यों से बिहार पहुंच रहे मजदूरों को 14 दिन के लिए अलग अलग जिलों के क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है, लेकिन वहां बदइंतजामी ने राज्य की नीतीश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना, कैमूर और अररिया में तो क्वारंटीन किए गए मजदूरों ने खाने पीने की समस्या और गंदगी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। और पटना के पंडारा के इलाके में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में तो मजदूरों ने तोड़फोड़ भी की। पंडारक में एक सरकारी स्कूल को क्वारंटीन सेंटर में बदला गया है। इस क्वारंटीन सेंटर में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को 14 दिनों के लिए रखा गया है, जिन्होंने बदइंतजामी का आरोप लगाते हुए वहां जमकर हंगामा किया। क्वारंटीन किए गए मजदूरों ने नेशनल हाईवे 31 को भी जाम कर दिया। बांस की बल्लियां लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया। भाई खाना करने की व्यवस्था नहीं, पानी आधे नहीं आता, गंदगी बहुत ज्यादा वहाँ पर है सर। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मजदूरों को मनाने की भी कोशिश की। उनसे वादा किया गया कि उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ पटना के एक क्वारंटीन सेंटर की नहीं है। बिहार के दूसरे जिलों में भी मजदूरों ने क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी का आरोप लगाया।
जिनमें अररिया का भी एक क्वारंटीन सेंटर है। मजदूरों ने आरोप लगाया कि क्वारंटीन सेंटर के नाम पर उन्हें एक खंडहर हो चुके स्कूल में ठहरा दिया गया। मजदूर इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पुलिस की गाड़ी को घेर कर नारेबाजी भी की। उन्होंने प्रशासन पर सड़ा हुआ खाना देने का आरोप भी लगाया। मजदूरों के आरोपों पर प्रशासन की तरफ से भी सफाई दी गई। 4 बजे सुबह में हम कहां से खाना देंगे? खाना का टाइम होता है, खाना बनने नहीं दे रहा है। अररिया की तरह कैमूर के क्वारंटीन सेंटर में भी मजदूरों का गुस्सा देखने को मिला। वहां एक आधी बनी हुई स्कूल की बिल्डिंग में मजदूरों को ठहराया गया है, जहां आरोप है कि मजदूरों को ना तो समय पर खाना मिल रहा है और ना ही साफ सफाई का कोई ध्यान रखा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है। देखिए 12 बज गया, 12 बजे खाना मिला है और देखिए हम लोग बरामदे में रह रहे हैं, आंधी तूफान चल रहा है। आप तो देख रहे हैं यहाँ की स्थिति। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की पीएम मोदी की अपील पर ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के सामने आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी तस्वीर खींचते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ये पैकेज भारत के सामने आई इस आपदा को अवसर में बदलने की जमीन तैयार करेगा। ये पैकेज समाज के हर वर्ग को एक मजबूती देगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग बढ़ाना होगा। नए भारत का निर्माण भारत की धरती पर बने उत्पादों से संभव होगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी की घोषणा पर भी ट्वीट किया। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जो जीडीपी का करीब 10% करीब 20 लाख करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने कहा कि एमएसएमई और ईमानदार मध्यम वर्ग आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कोरोना से लड़ाई में जीत का दावा किया। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के करीब 7,000 मरीज हैं। इनमें भी 90% मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने लॉकडाउन में कई तरह की छूट का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया कोरोना से उबर चुका है। हालांकि सावधानी नहीं रखने पर कोरोना के दोबारा लौटने की चेतावनी भी दी गई। And we are winning, but we have not yet won. That virus is still out there. That virus still has the great potential to do enormous harm. ऑस्ट्रेलिया में पिछले एक हफ्ते में सिर्फ 120 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद कई इलाकों में लॉकडाउन में छूट दे दी गई। रेस्टोरेंट और दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोल दिया गया। सड़कों पर भी कई गाड़ियां और बसें चलती नजर आईं। हालांकि वहां छूट के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पूरा ध्यान रखना होगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में लॉकडाउन का पालन करवाने गए पुलिस वालों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के 4 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। और इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। थोड़ी ही देर में एक घर से 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद उनकी जमकर पिटाई की गई। इसी तरह पुलिस वालों पर हमला करने के आरोप में 2 और लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी भी सड़क पर पिटाई की गई। बाद में सभी को पुलिस के लोग अपने साथ ले गए। इससे पहले लोगों के हमले में पुलिस के 4 जवान बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। किसी के सिर में चोट लगी थी तो किसी के पैर में। एक जवान तो चोट की वजह से ठीक से चल तक नहीं पा रहा था, जिसके बाद उसके साथी उसे उठाकर अस्पताल के अंदर ले गए। यही नहीं, लोगों के हमले में पुलिस की गाड़ी को भी भारी नुकसान पहुंचा। गाड़ी के शीशे टूटे दिखाई दिए। गाड़ी के बोनट पर एक ईंट भी नजर आई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पुलिस वालों पर लोगों ने पथराव भी किया था। यूपी सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों, पुलिस और शिक्षकों को दिए जाने वाले 6 तरह के भत्ते हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। इसका सीधा असर 16 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिन्हें अब नगर प्रतिकर भत्ता मिलना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यह भत्ता 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को मिलता था। इसके अलावा सचिवालय भत्ता भी हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया गया। यह भत्ता सचिवालय में तैनात विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों और हाईकोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार स्तर के कर्मचारियों को दिया जाता था। वहीं अलग अलग विभागों में तैनात जूनियर इंजीनियरों को हर महीने 400 रुपए का जो विशेष भत्ता मिलता था, उसे भी खत्म कर दिया। साथ ही यूपी पुलिस की विशेष शाखाओं जैसे कि सीआईडी, एंटी करप्शन, सिक्योरिटी, विजिलेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वगैरह में तैनात कर्मचारियों को मिलने वाला विशेष भत्ता भी खत्म कर दिया गया। और पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाला रिसर्च, डिजाइन और अर्दली भत्ता भी खत्म कर दिया गया। जबकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिए जाने वाला इन्वेस्टिगेशन एंड प्लानिंग भत्ता और अर्दली भत्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो गया।
इससे पहले यूपी सरकार ने कोरोना की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट की वजह से इन भत्तों को इस साल 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक के लिए बंद किया था। कोरोना संकट के बीच उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इन कर्मचारियों में गरीबों को राशन बांट रहे टीचर्स के साथ साथ एमसीडी के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर तक शामिल हैं। और 3 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से ये सभी लोग परेशान हैं। इन कर्मचारियों ने ऐसे मुश्किल वक्त में भी वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, हमारा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, तो इस टाइम पे तनख्वाह ना देने से हम लोग बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं। जबकि कोरोना वायरस के खतरे के बीच गरीबों को खाने पीने का सामान बांट रहे टीचर भी नाराज दिखे। दिल्ली सरकार का जो खाद्य आपूर्ति विभाग है उससे ये कार्य करवाया जाए। हम लोग अब बिल्कुल इस कार्य को कर करके बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। वेतन नहीं दे पाने पर नगर निगम के अधिकारियों ने दिल्ली सरकार पर पैसे नहीं देने का आरोप लगा दिया। दिल्ली सरकार से हमारे को पहली तिमाही के 556 करोड़ रुपए लेने थे, जिसमें से अभी तक सिर्फ 153 करोड़ रुपए आया है। लॉकडाउन में राज्य सरकार से छूट मिलने के बाद अमृतसर में कुछ शर्तों के साथ थोक बाजार में ज्यादातर दुकानें खुल गईं। शहर के रेड जोन में होने के बावजूद वहां सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद बाजार में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खुली। वहां कपड़े की दुकानों से लेकर खाने पीने का सामान बेचने वाली दुकानें और कॉस्मेटिक्स की दुकानें भी खुली नजर आईं। दुकानों के खुलते ही बाजार में चहलकदमी बढ़ गई और कई लोग घरों से बाहर निकलकर सामान खरीदने बाजार पहुंचे। हालांकि पहले के मुकाबले बाजार में भीड़ कम ही दिखी। जो लोग बाजार पहुंचे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही सामान दिया गया। एक दुकान के बाहर ग्राहक सामान खरीदने के लिए गोल घेरों में खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ सोशल डिस्टेंस रख के आएगा, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ फायदेमंद है, किसी और वास्ते नहीं गा। इसी तरह लुधियाना में भी राज्य सरकार से छूट मिलने के बाद कई दुकानें 4 घंटे के लिए खोली गईं, जिसके बाद कई कारोबारी सामान ढोने वाली गाड़ियों के जरिए सामान की सप्लाई करवाने में जुट गए। हालांकि सामान की ढुलाई के दौरान कुछ लोग मास्क लगाए भी नहीं दिखे। वहीं कुछ पुलिस वाले बाजार में मौजूद रहे ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही सामान बेचे और खरीदें। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत आईएनएस मगर 202 भारतीय नागरिकों को लेकर मालदीव से केरल के कोच्चि पहुंचा। वहां सभी यात्रियों को सुरक्षित तट पर उतारा गया और सभी की जांच की गई। इसके बाद आईएनएस मगर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। अब तक नौसेना कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे 900 भारतीयों को जहाज के जरिए भारत ला चुका है। अपने दूसरे अभियान में आईएनएस जलाश और 700 और भारतीयों को मालदीव से लेकर कोच्चि पहुंचेगा, जिससे 15 मई तक भारत वापस आने की उम्मीद है। इंडियन नेवी के मिशन समुद्र सेतु के तहत हमारे जहाज को ये टास्किंग मिला था, जिसमें कि हमें माले जाकर के हमारे भारतवासियों को इवैक्यूएट करना था। हम माले 10 तारीख के दोपहर को पहुंचे और वहां से हमने 202 यानी 202 इवैक्यूईज को लेकर उसी दिन शाम को निकले। हम आज कोच्चि पहुंचे हैं। जयपुर के पास एक गांव में लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिल गया। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, जिनकी मदद के लिए सरकार ने मनरेगा के तहत काम शुरू करवाया और कई मजदूरों को काम दे दिया। इन मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और काम करते वक्त चेहरे पर मास्क लगाए हुए भी नजर आए। जो कारखानों में काम कर रहे थे, दूसरे राज्यों से मजदूर राजस्थान में आ रहे हैं और राजस्थान के मजदूर हैं, वो क्या करें। अब उसका एक रास्ता खोजा गया है कि नरेगा के जरिए काम दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि परेशान मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिलने से काफी राहत मिली है। लॉकडाउन होने के बाद में लोगों की रोजगार की डिमांड बढ़ी और राज्य सरकार के आदेश से हमने ये काम चालू करवाया, जिसमें लोगों को काफी राहत मिली है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दावा किया कि राज्य में लौटने वाले सभी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। हम मन खोल के बिना किसी रोक टोक के नरेगा को और बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा 25,33,000 लोग आज काम कर रहे हैं। इतने ना यूपी में ना बंगाल में है। राजस्थान जनसंख्या के आधार पर थोड़ा कम है उनसे, फिर भी उसके अनुपात में हम लोग नरेगा को बहुत व्यापक रूप से यहाँ कामयाब कर पाए हैं। अलग अलग राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के हजारों मजदूर स्पेशल ट्रेनों के जरिए लगातार अपने गांव लौट रहे हैं। ऐसे ही करीब 1200 मजदूर गुजरात के अहमदाबाद से बिलासपुर पहुंचे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेन के हर डिब्बे से एक एक कर मजदूरों को प्लेटफॉर्म पर उतारा गया।
जो मुंह को मास्क से ढके नहीं मिले उन्हें ट्रेन से उतरते ही मास्क दिए गए और फिर एक लाइन में स्टेशन के बाहर भेजा गया। लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, इसके लिए वहां कई पुलिस वाले भी तैनात रहे जो लगातार लोगों को हिदायत देते नजर आए। परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद ही उनको विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया जा रहा है। नियमों का पालन करते हुए ये मजदूर अपने सामान के साथ स्टेशन से बाहर निकले, जिसके बाद उन्हें बसों के जरिए उनके गांव के लिए रवाना किया गया। इन मजदूरों ने राज्य सरकार का भी शुक्रिया अदा किया। खिलात पिलात लाई सेवा घर तक भी साधन करा थे, ओकर धन्यवाद करा था भूपेश बघेल के। इसी तरह हैदराबाद से भी कई मजदूर राजनांदगांव पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने उन्हें उनके गांव तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की। रेलवे स्टेशन के बाहर अलग अलग जगहों पर जाने के लिए कई बसें खड़ी नजर आईं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मजदूर एक एक कर सवार होते दिखाई दिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद लोगों की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौटने लगी है। वहां पर कोरोना की वजह से 17 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है, लेकिन अब पाबंदियों में मिली छूट के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। सरकार ने वहां की मेट्रो ट्रेन को फिर से लोगों के लिए खोल दिया, जिसके बाद वो मेट्रो में बैठकर अपने काम पर जाते दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान मेट्रो में पहले की तरह भीड़ नजर नहीं आई और जो थोड़े बहुत लोग उसमें सफर करते दिखे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया और एक दूसरे से दूरी बनाकर मेट्रो की सीटों पर बैठे। हालांकि ज्यादातर सीटें वहां खाली ही दिखी। इसके अलावा सभी लोग मास्क पहने भी दिखाई दिए। सड़कों पर भी पहले की तरह चहल पहल दिखी, लेकिन पहले की तुलना में लोगों की भीड़ वहां भी कम ही नजर आई। Economically, it's a disaster, and today we have the COVID-19 shutdown. बाजारों में भी दोबारा रौनक लौट आई। दुकानों में लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदते दिखाई दिए। घर से कई दिनों बाद बाहर निकले लोग कॉफी हाउस के बाहर खड़े होकर एक बार फिर कॉफी की चुस्की का आनंद लेते नजर आए। पाबंदियों में छूट के बाद भी वहां की सरकार ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि जब तक हालात पूरी तरह ठीक न हो जाएं, तब तक वो आगे भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूर पहनें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को सही इलाज नहीं मिलने पर चिंता जताई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में सुविधा की कमी दिखाई पड़ती है। आयोग ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित कुमार की मौत पर दिल्ली सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। आयोग ने अमित कुमार का जिक्र करते हुए ये कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना का सही तरह से इलाज नहीं हो रहा और मरीजों को कई बार वापस लौटा दिया जाता है। कोरोना संकट के बीच एमसीडी शिक्षक संघ ने ड्यूटी करने के लिए दिल्ली सरकार के सामने कई शर्तें रखी। एमसीडी के टीचरों की ड्यूटी दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को अनाज बांटने में लगी है और कुछ दिन पहले ड्यूटी करने वाली एक टीचर की कोरोना के चपेट में आने से मौत हो गई, जिसकी वजह से राशन बांटने की ड्यूटी कर रहे एमसीडी अध्यापक परेशान नजर आए और एमसीडी शिक्षक संघ ने ड्यूटी करने के लिए दिल्ली सरकार के सामने कई शर्तें रख दी, जिनमें सबसे अहम पीपीई किट और थर्मल स्क्रीनिंग है। किट चाहिए और क्या नाम है 15 दिन पे हमारी जांच होना चाहिए। जो राशन लेने आते हैं उनकी भी वो होना चाहिए। दिल्ली सरकार की जन आहार योजना के तहत एमसीडी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को राशन बांटने की जिम्मेदारी मिली और ये अध्यापक स्कूल की कक्षा में जमीन पर बैठकर लोगों को अनाज बांटते नजर आए। दिल्ली में एमसीडी टीचर से मांग कर रहे हैं कि राशन ड्यूटी से उनको हटाया जाए। एमसीडी स्कूल्स में इसी तरह से जो टीचर्स हैं इनको राशन बांटने की ड्यूटी दी गई है। इन अध्यापकों ने दिल्ली सरकार के सामने जो मांगे रखी, उनमें एक मांग ये भी है कि अगर ड्यूटी करने वाले किसी अध्यापक की कोरोना से मौत होती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की मदद मिले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अध्यापकों की इस मांग को माना और जिस अध्यापक की कोरोना से मौत हुई उसके परिवार को सम्मान राशि देने का ऐलान किया। बैकाली जी के परिवार को दिल्ली सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। राशन बांटने की ड्यूटी पर तैनात एमसीडी के स्कूल की एक टीचर की 4 मई को मौत हो गई थी। वो गरीबों को सरकार की तरफ से दिया जाने वाला खाना बांटते समय कोरोना का शिकार बनी थी। यही वजह रही कि उनकी मौत के बाद दूसरे टीचर घबरा गए और उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी और मांग की कि उन्हें राशन बांटने की ड्यूटी से हटाया जाए और अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो उनकी कई शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें सबसे अहम शर्त पीपीई किट देने और समय समय पर थर्मल स्क्रीनिंग करवाने की। यही नहीं, इन लोगों की मांग है कि सरकार हर 15 दिन पर उनका कोरोना टेस्ट करवाए और अगर ड्यूटी के दौरान किसी टीचर की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद और परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाए। यही नहीं, एमसीडी शिक्षक संघ ने यह भी साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री उनकी जगह दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी।